हेलो एवरीवन, ये हमारा लेसन नंबर 29 है और यहाँ पर हम एनर्जी का जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, जो प्रश्न है जिस पर क्वेश्चंस और पूछे गए हैं, यानी आप ये कह लें यूनिट 2 में जो मेरी बुक है उससे जो चैप्टर नंबर 4 और 5 से जुड़े जो भी प्रश्न हैं उनके डिस्कशन हम लोग यहाँ करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 और 5 का महत्व बहुत ज़्यादा है। इवन पहले भी, इसके पहले के चैप्टर नंबर 3 में भी एनर्जीज आपने बहुत सारे प्रश्न देखे हैं। इसके ठीक पीछे के जो वीडियोस जो मैंने अपलोड किए हैं वहाँ पे आपने सारे प्रश्न देखे होंगे। सो आइए बात करते हैं आज हम ऊर्जा 2022 से 21 के पार्ट 2 के प्रारंभिक प्रश्न पत्र और उनकी चर्चा को लेकर यहाँ बात करने वाले। मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रणी और आप मुझे पूर्वांचल IAS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं। पिछले 18 से अधिक वर्षों से मैं लगातार आपको UPSC सिविल सेवा के लिए पढ़ा रहा हूँ और मेरी 2 किताबें आती हैं, दोनों मैग्रा हिल पर प्रकाशित होती हैं, एक विज्ञान तकनीकी और दूसरा पर्यावरण से जुड़ी हुई। इन किताबों को पढ़ना आपके लिए बहुत आवश्यक है। इनमें सारे के सारे स्टैटिक के साथ अपडेट्स एक साथ दिए और साथ साथ हर चैप्टर के बाद जो प्रश्न दिए गए हैं ये आपकी आँख खोलने के लिए बहुत हैं कि UPSC में क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, स्टैटिक होते हैं, करंट्स होते हैं, किस साथ साथ स्टैटिक और करंट्स के साथ जोड़कर प्रश्न पूछते हैं और साथ साथ प्रारंभिक के साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी भी आपको इन किताबों के साथ हो जाती है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप वीडियो के लिंक्स पा सकते हैं, साथ साथ जो PDF होते हैं वो मैं आपको यहीं शेयर करता हूँ। सो आई सजेस्ट एवरीवन कि आप मुझे यहाँ पर फॉलो करें, टेलीग्राम चैनल जो स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये एक मेरा पर्सनल चैनल है और दूसरा जो आपको डिस्कशन फोरम में मिल जाएगा। मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, आप मुझे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी पा सकते हैं। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो डॉक्टर रवि अग्रणी क्लासेस ऑब्लिक पूर्वांचल IAS के नाम से, ये आपको सारे करंट अपडेट्स मैं आपको समय समय के साथ आपको देता रहता हूँ। पर्यावरण और विज्ञान तकनीकी के साथ साथ जो कृषि और स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो समसामयिकी होते हैं वो सारे वीडियोज़ आपको यहाँ अपलोड कर दिए जाते हैं। सो ये यूट्यूब चैनल है जो आप मुझे फॉलो ज़रूर करेंगे। इस समय अभी जो कोर्स बनाते समय ये आपको दिवाली का एक ऑफ़र है जो आपको दिया जा रहा है। 20 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में अगर आप कोर्सेज लेते हैं तो ये कोर्स आपको 7,999 का पड़ता है, जो अभी सिर्फ 30 अक्टूबर तक वैलिडिटी है, जो 2,999 का मिल जाएगा। सो इस ऑफ़र को मिस ना करें और वही किताबें जो आप लगातार प्रिपरेशन के लिए पढ़ते हैं, विज्ञान तकनीकी हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यमों में, ये सारे कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इनके साथ इनके अपडेट्स भी आपको दे दिए जाते हैं। सो आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम विज्ञान तकनीकी से जुड़ा हुआ जो ऊर्जा का 2022 से 11 को लेकर, एक बार मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि UPSC का जो नया पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए वो 2011 से ही शुरू हुआ है। तो आपके पास 12 साल के प्रश्न पत्र हैं जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं परमाणु ऊर्जा और परमाणु कूटनीति, यानी न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर डिप्लोमेसी। अब अगर परमाणु कूटनीति की बात करेंगे तो यह जो विषय है, यानी यह जो अध्याय आप कह सकते हैं, यह पूरी तरह से एक विषय से संबंधित है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। समस्या ये होती है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के साथ भी न्यूक्लियर एनर्जी जुड़ती है। क्या आप समझते हैं इन चीज़ों को? जैसे मैंने ऊर्जा के साथ बहुत सारे सोशल स्कीम्स और प्रोग्राम्स को जोड़ा था, क्या आप समझते हैं इन चीज़ों को? ये चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। सो किस हिसाब से प्रश्न पत्र आते हैं, चीज़ों को जोड़ा जाता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको लेकर लगातार यहाँ पूर्वांचल IAS ऐप पर आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आइए बढ़ते हैं अध्याय 4 से जुड़ा हुआ परमाणु ऊर्जा पे जो प्रश्न इधर 12 साल में आए हुए हैं। फाइन, फिर मैं बता रहा हूँ नया पैटर्न 11 से शुरू हुआ, इसलिए मैं आप सबको बोलूँगा पीछे के 30 साल 25 साल के प्रश्न पत्र को देखना एक मूर्खता होगी। आप नए पैटर्न को फॉलो करें। पहले ज़माने में प्रश्न सीधे आते थे, फैक्चुअल हुआ करते थे। अब क्वेश्चन में थोड़ा तर्क होता है, चीज़ों को समझना होता है, ठीक है, और उसके हिसाब से आपको उत्तर देना होता है। अब यहाँ एक प्रश्न देखिए, आगे पेपर में पूछा गया, एक प्रश्न जो आगे पेपर में मोनाजाइट से पूछा गया है, मोनाजाइट से पूछा गया। ये प्रश्न सीधा का सीधा बुक से आया हुआ है। ओके, वही बुक जो आप लगातार पढ़ रहे हैं, मेरी किताब जो मैग्रा हिल से पब्लिश हो रही है। क्वेश्चन कर रहा है मोनाजाइट दुर्लभ पृथ्वी का एक स्रोत है, यानी रेयर अर्थ है, रेयर अर्थ मटेरियल है। तो ये बात सही है, मोनाजाइट पृथ्वी पर रेयरली पाया जाता है, एब्सोल्युटली राइट, एक दुर्लभ मटेरियल है। दूसरा कह रहा है मोनोजाइट में थोरियम होता है। जब भी मैंने आपको नाभिकीय की ऊर्जा पढ़ाया मैंने कहा है भारत दुनिया में वह राष्ट्र है जहाँ थोरियम का भंडार सबसे ज़्यादा होता है और थोरियम जो पाया जाता है वो मोनाजाइट मृदा के अंदर पाया जाता है। तो ये चीज़ भी पूरी तरह से सही है, मोनाजाइट मृदा के अंदर पाया जाता है। फिर कह रहा है भारत में संपूर्ण भारतीय तटीय क्षेत्र में, तटीय रेत में प्राकृतिक रूप से मोनाजाइट पाया जाता है। देखिए, मैंने आपको ये जरूर पढ़ाया है कि भारत के तटीय क्षेत्रों में मोनाजाइट होता है और सबसे ज़्यादा आपको ईस्टर्न कोस्ट साइड में मिलता है। लेकिन मैं नहीं कहा कि हर जगह के तटीय क्षेत्र में हर जगह आपको मिल जाएगा, नहीं, तटीय क्षेत्रों पर मिलता है। लेकिन जब वो संपूर्ण कर देता है तब वो आंसर गलत हो जाता है। अगर ये संपूर्ण ना करके एक जनरल क्वेश्चन पूछता भारत में तटीय क्षेत्रों पर मोनाजाइट पाए जाते हैं तो वो सही हो जाता। ये कह रहा है हर तटीय क्षेत्रों में संपूर्ण करके बायस करके आंसर इन्होंने गलत कर दिया है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट को संसाधित या निर्यात कर सकती है। देखो दोस्त, थोरियम एक तरह का नाभिकीय ईंधन है
और नाभिकीय ईंधनों का उपयोग ही नहीं, उसका मिसयूज भी हो सकता है। और ये एक तरह की राष्ट्रीय संपत्ति है। ओके, और राष्ट्रीय संपत्तियों पर अधिकार सिर्फ राष्ट्र का होता है और राष्ट्र ही उसके नियम और कानून बनाता है, नहीं तो इसका मिसयूज हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर पूरी की पूरी सरकारी निकाय ही जो होते हैं, गवर्नमेंट बॉडीज ही होते हैं, मोनाजाइट को संसाधित या निर्यातित करते हैं। तो यहाँ पर मिलाकर 1, 2 और 4 जो स्टेटमेंट है वो सही है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे आपको लिए चलते हैं, फाइन, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर, है ना, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जिसे हम ईटर के नाम से जानते हैं, ओके, का एक महत्वपूर्ण सदस्य भी है। कुल 7 राष्ट्रों में एक राष्ट्र भारत भी है, जो मैंने आपको पीछे बताया है। और ये ईटर पर पहली बार प्रश्न नहीं आया, ईटर पर इसके पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है, अभी वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या, आप कह देंगे ईटर जो है वो समसामयिकी है, तो फिर 2007 में क्या था वो, यानी 2007 में अगर प्रश्न आया है तो 2007-8 से लेकर 2016 तक ये प्रश्न समसामयिकी है। मत बोलिए दोस्त ऐसा, क्यों विज्ञान तकनीकी को मारे हैं, इसको मतलब कचड़ा करके रख दें इस विषय को। आप लोग इस विषय को विषय ही नहीं बनने देना, जो कि मैं इसीलिए ज़्यादातर इंडिया के 25 से अधिक जगहों पे जाकर आपकी क्लासेस ले रहा हूँ और हर किसी को बता रहा हूँ और लोगों की आँख खोल रहा हूँ इस विज्ञान तकनीक में। मैं खुद कहता हूँ इस विषय को मैंने विषय बनाया, मैं बार बार कह रहा हूँ। ओके, बाकी लोग सिर्फ इसमें ढोल ढडोला पीट रहे हैं, ठीक है, कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, हो जाता है हो जाता है हो जाता है। बिल्कुल नहीं दोस्त, जैसे आप इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी, समाजशास्त्र ये सारे विषय पढ़ते हैं ना, भूगोल वगैरह, वैसे ही आपको विज्ञान तकनीकी भी पढ़ना है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि विज्ञान तकनीकी में कोई एनसीईआरटी की बुक नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि विज्ञान में तो आती है एनसीईआरटी की बुक, लेकिन तकनीकी में नहीं आती है। और यूपीएससी का पूरा पूरा प्रश्न पत्र जो होता है वो तकनीकी की तरफ होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो 1000 बच्चे एक साथ ऑनलाइन क्लासेस मेरी नहीं देख रहे होते, जिन्होंने यहाँ पूर्वांचल इस ऐप पे कोर्सेज लिए हैं, ठीक है, और इतने कम समय में। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, एक बार जो अगर ये कोर्स आप सुनेंगे, आपका दिमाग खुल जाएगा और आप चीज़ों को समझेंगे। और यहाँ तक तो आपको बताऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी तो ऐसे हैं जिन्होंने मेरे कोर्सेज पहले भी ज्वाइन किया हुआ कहीं ना किसी की कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, जो फेस टू फेस ज्वाइन कर रहे हैं, उनको इस कोर्स की महत्ता ज़्यादा पता है और उन कोर्सेज को सुन रहे हैं, ठीक है, चलेगा। तो यदि हम प्रयोग सफल हो जाता है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर वाला, तो भारत के लिए तत्काल लाभ क्या होगा। मैंने बोला था ईटर पर, देखिए ईटर पर एक क्वेश्चन आपके पेपर में 2007 में भी आता है, ईटर पर एक प्रश्न आपके पेपर में 2008 के मेंस में भी आता है, मुख्य परीक्षा में आता है, और ईटर पर एक बार क्वेश्चन आपके पेपर में 2016 के प्रारंभिक परीक्षा में भी आता है। अब आप खुद बताइए कि कैसे आप कह सकते हैं कि ईटर जो है वो समसामयिकी का, इसका मतलब इसको कभी आपने इस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं था, ठीक से देखा ही नहीं था, ठीक है। यह एक एक्सेल में क्या होता है, नाभिकीय संलयन पर आधारित एक रिएक्टर है, जो थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है। इसी अनुसंधान को हम लोग कृत्रिम सूर्य अनुसंधान के नाम से भी जानते हैं, जो 2008 के मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है, क्योंकि जो सूर्य होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। तो वही बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, अगर ये चीज़ हम सफल हो जाते हैं, क्योंकि नाभिकीय संलयन के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है, यह एक अनियंत्रित अभिक्रिया है, यानी एक बार अगर ये अभिक्रिया शुरू हो जाती है और कंट्रोल नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, ठीक है। इसलिए इस अभिक्रिया को सफल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जहाँ भी हम इस एक्सपेरिमेंट में सफल हो जाएंगे तो पूरी दुनिया से जो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है ना, उस तरह की समस्या से निपट जाएंगे। और यहाँ किसी भी तरह का कोई प्रदूषण नहीं होता, जैसा कि कोयले के जलने से, तापीय संयंत्रों से अच्छा खासा प्रदूषण पूरी दुनिया में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कही जा रही है, यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही होगा भारत के लिए। तो ठीक है, भारत जैसे राष्ट्र को भी विद्युत की बहुत सारी कमी है। वैसे तो आप देखिए रिपोर्ट पे लिख दिया गया भारत 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया है, लेकिन आप सबको पता है ये बात झूठ है, ठीक है। गवर्नमेंट अगर प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें लिखी जाती हैं तो ये बात सही नहीं है। और भारत में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत में अभी भी इंडस्ट्रीज, औद्योगिक इकाइयाँ, भारत की जीडीपी के लिए ऊर्जा यानी विद्युत बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो एक विकल्प के रूप में एक ऑप्शन हमारे लिए तैयार हो सकता है। तो यह बिजली उत्पादन के लिए यूरेनियम के स्थान पर थोरियम का उपयोग करेगा, बिल्कुल नहीं, इसका कोई भी थोरियम से लेना नहीं। या उपग्रह नेविगेशन में वैश्विक भूमिका प्राप्त कर सकता है, कोई नहीं। या बिजली उत्पादन में अपने विखंडन रिएक्टरों का, विखंडन बिल्कुल नहीं, ये संलयन रिएक्टर है ना, इसमें सुधार करेगा, बिल्कुल नहीं। या बिजली उत्पादन के लिए संलयन रिएक्टर बना सकता है, डेफिनेटली। और पूरी दुनिया से क्या हो सकता है, जो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस जैसी प्रॉब्लम आ रही है उनसे निदान भी दिला सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन। आगे लिए चलते हैं। अपनी तेजी से बढ़ती हुई ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए कुछ का मानना है कि भारत को परमाणु ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में थोरियम पर अनुसंधान और विकास करना चाहिए। इस संदर्भ में यूरेनियम पर थोरियम का क्या लाभ है। ओके, यानी कहने का मतलब है थोरियम यूरेनियम से कैसे बेहतर है, ठीक है। आपको पता ही होगा भारत दुनिया में ऐसा राष्ट्र है जहाँ सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है। ऐसा कहते हैं पूरी दुनिया का लगभग 21% थोरियम हमारे भारत में ही पाया जाता है। ओके, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है 19%, तीसरे नंबर पर टर्की आता है और चौथे नंबर पर अमेरिका आता है। तो भारत दुनिया में वह राष्ट्र है जहाँ पर थोरियम की मात्रा सर्वाधिक है।
तो अब ये पूछ रहा है थोरियम जो है वो यूरेनियम से कैसे बेहतर है, क्या लाभ है। तो कह रहा है यूरेनियम की तुलना में थोरियम प्रकृति में कहीं अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये बात सही है। अगर हम प्रकृति में भंडारण के रूप में देखें तो मैंने आपको पीछे चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, थोरियम के जो रिजर्व्स है वो यूरेनियम से ज़्यादा है। ये चीज़ पूरी तरह से सही है। दूसरा कह रहा है खनन किए गए खनिज के प्रति इकाई द्रव्यमान के आधार पर थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में अधिक उत्पन्न ऊर्जा करता है। एकदम सही है। जो एनर्जी एफिशिएंसी होती है वो थोरियम की यूरेनियम की अपेक्षा ज़्यादा होती है, जिससे ऊर्जा ज़्यादा बनेगी, यानी विद्युत का निर्माण भी ज़्यादा होगा। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी। तीसरा कह रहा है थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम हानिकारक अपशिष्ट उत्पन्न करता है। ये बात भी सही है। जब थोरियम नाभिकीय रिएक्टरों में जलाया जाएगा, एक ही जगह है जहां पर भारत में थोरियम आधारित रिएक्टर है जो काम कर रहा है, जिसको प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं, जो इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च जो है अनुसंधान केंद्र है, कलपक्कम तमिलनाडु में चल रहा है, जहां पर 500 मेगावाट पावर जनरेशन का काम चल रहा है। वैसे तो पूरी दुनिया में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 2 जगह लगे हैं, एक तो इंडिया में, एक रशिया में। ठीक है, तो ये चीज़ भी सही है कि यहाँ पर जो हानिकारक अवशिष्ट होते हैं उनकी मात्रा यूरेनियम के कंपेरेटिवली काफ़ी कम होती है। तो यहाँ मिलाकर ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट होंगे वो सही होंगे। ठीक है, देखिए आपके पेपर में, क्वेश्चन पेपर में एक भी अभी तक मैं समसामयिकी नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, जो आप जैसे विद्यार्थी विज्ञान तकनीकी में समसामयिकी बोलते हैं। ठीक है, पीछे भी मैंने आपको चैप्टर जो वीडियोस, मैं आपको पता है एप्लीकेशन पर जो वीडियोस जो मैं वहाँ देता हूँ, ये चीज़ें मैं आपको यूट्यूब पे फ्री क्यों दे रहा हूँ पता है? इसीलिए कि आने वाली जनरेशन को ये जो चीज़ें बोल रहे हैं ना, इन विषय को समझे। ओके, बहुत मेहनत की है दोस्त, 18 साल। ठीक है, आप किसी अनुभवी अध्यापक को सुन रहे हैं, मैं आपको बार बार कहता हूँ। ठीक है, जिसने पूरा डेडिकेट होकर किताबें लिखी हैं, हर साल अपडेट करता है, हर साल आपको स्टैटिक में चीज़ें समझाता है और घूम घूम कर जाकर पूरे भारत में जाकर बताता है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगा। गांधी जी ने क्या किया था? भारत को एकजुट करने के लिए पहले पूरे भारत में घूमे थे। एग्जैक्टली वही काम मैं भी कर रहा हूँ, एकजुट करके विज्ञान तकनीकी को विषय बनाने का पूरा कार्य मैं करूँगा। ठीक है, चलेगा। ये सभी परमाणु रिएक्टरों में भारी जल का क्या कार्य है? अब देखिए, भारी जल को जब आपको मैंने पढ़ाया था भाभा खान न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, भारत में जो नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम जो चला था वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की ही देन है। वहाँ पर उन्होंने 3 चरण वाले, जो 3 स्टेज वाले नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम जो बनाया था, वहाँ पर हमने भारी जल को 2 तरीके से देखा था। हमने वहाँ न्यूट्रॉन की गति को लिए भी देखा था, मंदक के रूप में, और हमने अंदर की गर्मी को कम करने के लिए शीतलक के रूप में भी देखा था। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ पर प्रश्न में आपके जो क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ पर भारी जल का कार्य पूछ रहा है परमाणु रिएक्टरों में, और दोनों ऑप्शन इन्होंने दे दिया है, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, रिएक्टर को ठंडा करना। ये 2 ऑप्शन दोनों मैंने बोल्ड कर दिया है। ठीक है, लेकिन मैं आपको साफ साफ बताऊं, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना ये उसका मुख्य कारण है। इवन हैवी वाटर के साथ एक और चीज़ होती है, ग्रेफाइट भी। हैवी वाटर और ग्रेफाइट को सबसे अच्छा मंदक बोला जाता है जो न्यूट्रॉन की गति को कम करता है, जबकि यूपीएससी के आंसर में उन्होंने रिएक्टर को ठंडा करना ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है जो कि बहुत बड़ा डाउट है। ठीक है, बहुत बड़ा डाउट है। भाभा कुछ और बोलते हैं। ठीक है, भाभा ने तो फिलहाल दोनों बातें बोली थी कि हमें रिएक्टर और कूलेंट दोनों की तरफ प्रयोग में ला सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ जानकर दोनों ऑप्शंस बोल्ड कर दिए हैं। लेकिन यूपीएससी से महान कोई है नहीं। यूपीएससी अगर किसी क्वेश्चन का आंसर कहता है कि रिएक्टर को ठंडा करना है तो भाई है। ठीक है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि ग्रेफाइट्स और हैवी वाटर ये अच्छे मंदक हैं, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, ये क्वेश्चन आपके पेपर में ईटर वाला फिर रिएक्टर रिपीट हो रहा है कि नहीं? 2008 में आया था ये, तो 2008 की पीटी में आया, फिर 2016 के पीटी में आया। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का निर्माण किया जाना है? देखिए, साउथ फ्रांस में एक्चुअल में एक जगह है जिसका नाम है कैड्रिक। मैं आपको बाद में बताया हूँ, साउथ फ्रांस में एक जगह है कैड्रिक। यहाँ पर ये 7 राष्ट्र क्या करेंगे, अपनी कंट्रीज़ में, अपनी प्रयोगशालाओं में जो चीज़ें बना रहे हैं सब लाकर इसी ईटर रिएक्टर में यहाँ पर बना दिया जाएगा, और अंत में चलकर 2035 तक माना जा रहा है इस रिएक्टर को क्रियान्वित किया जाएगा। तो देखते हैं दोस्त ये कब कैसे करने वाले हैं। फिलहाल लोकेशंस पे भी क्वेश्चन पूछा गया, और यहाँ पर 8 वाला क्वेश्चन सिर्फ मैंने इसलिए दिखाया, जबकि मैंने आपको पहले ही बोला था 11 से 22 कराऊंगा, कि आपकी आंख खोलने के लिए बार बार बोलूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए। प्लीज़ क्वेश्चन पेपर लगाइएगा ज़रूर। ओके, अब हम आपको लिए चलते हैं अगले अध्याय की तरफ, अध्याय नंबर 5 की तरफ। अध्याय नंबर 5 पर परमाणु कूटनीति है, यानी न्यूक्लियर डिप्लोमेसी है। इस पर प्रश्न पूछे गए। क्या है प्रश्न? आइए आपको लिए चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में कुछ परमाणु रिएक्टरों को IAEA रक्षोपाय के तहत, रक्षा के उपाय के तहत क्यों रखा जाता है जबकि अन्य को नहीं? आपको पता होगा IAEA
क्या है, एक नाभिकीय खोजी कुत्ता यानी न्यूक्लियर वॉचडॉग के नाम से जानते हैं। और आईएईए जो होता है, आईए जो होता है, आपको साफ साफ बता दूं, ये नाभिकीय वॉचडॉग है, पूरी दुनिया पर नजर रखता है कहीं कोई नाभिकीय ऊर्जा का मिसयूज तो नहीं कर रहा। देखिए, नाभिकीय ऊर्जा का सदुपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है। नाभिकीय ऊर्जा का सदुपयोग होता है विद्युत निर्माण करना नाभिकीय रिएक्टरों के माध्यम से, और नाभिकीय ऊर्जा का दुरुपयोग होता है एटम बम बनाना। तो वही आईए क्या कर रहा है, वो वॉच करता है पूरी दुनिया में कि कोई नाभिकीय ऊर्जा का मिसयूज ना कर रहा हो, यानी उसका दोहन या दुरुपयोग ना कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है आईएईए के तहत क्यों रखा जाता है कुछ रिएक्टरों को जबकि अन्य को नहीं। अब यहाँ पर लॉजिक है, ध्यान देना है। कह रहा है कुछ यूरेनियम का उपयोग करते हैं और कुछ थोरियम का उपयोग करते हैं भारत के संदर्भ में। आप सबको पता है भारत में थोरियम रिएक्टर सिर्फ एक ही है, तो थोरियम रिएक्टर से बहुत ज़्यादा इनको कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ पहले ही गलत हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा थोरियम जो है वो हमारा अपना है, थोरियम के लिए हम किसी कंट्री पर निर्भर नहीं है, तो थोरियम जैसी चीज़ों पे क्यों कंट्रोल करेंगे ये। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा कह रहा है कुछ आयातित यूरेनियम का उपयोग करते हैं और कुछ अन्य घरेलू आपूर्ति का उपयोग करते हैं। देखिए, ऐसा है कि भारत में यूरेनियम तो मिलता है, लेकिन जो भारत में यूरेनियम मिलता है वो अच्छी गुणवत्ता का नहीं मिलता है, इसलिए भारत अपने यूरेनियम का उपयोग बहुत कम करता है। ज़्यादातर यूरेनियम अगर ईंधन के रूप में जो हमें विद्युत निर्माण करना है नाभिकीय ऊर्जा में, वो हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो वही बात है जो ये सही लिख रहे हैं, कुछ आयातित यूरेनियम का उपयोग हम करते हैं और कुछ अन्य घरेलू आपूर्ति का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहीं पर इसीलिए परमाणु रिएक्टरों को आईएईए रक्षोपाय के तहत रखा जाता है, ताकि भारत ये बता सके कि हम किसी भी तरह का नाभिकीय ऊर्जा का मिसयूज नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे सही है। कुछ विदेशी उद्यमों द्वारा संचालित होते और अन्य घरेलू उद्यमों द्वारा संचालित, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कुछ राज्य के स्वामित्व वाले होते हैं, अन्य निजी स्वामित्व, ये भी बिल्कुल नहीं है। रिएक्टर्स आपको कभी नहीं आज तक सुनाई देंगे भारत में कोई प्राइवेट कंपनी के हाथ में दिया गया, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो मिला जुला के यहाँ पर ज़्यादा ऑथेंटिक जो स्टेटमेंट है वो बी ही है, जो मैंने आपको दिखा दिया। आगे लिए चलते हैं। किसी देश के परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, जिसे आप कहते हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य बनने के परिणाम क्या हैं। देखिएगा, भारत भी हमेशा एनएससी का मेंबर बनना चाहता है, कारण आपको पीछे बता चुका हूँ। ठीक है, क्यों चाहता है, रीज़न मैंने बोला था, भारत को आसानी से यूरेनियम मिल सकेगा, भारत को आसानी से तकनीकियाँ मिल सकेंगी, या इनडायरेक्टली, अगर छोड़िए इन सब चीज़ों को घुमाकर बोलने की जगह सीधे बोलो, भारत में आसानी से नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत निर्माण हो सकेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको बताऊं, भारत ने अपना विद्युत निर्माण का लक्ष्य जो नाभिकीय ऊर्जा से रखा है, आज हमारे देश में लगभग 2 से 3% विद्युत नाभिकीय ऊर्जा से होती है, और भविष्य में 2050 तक भारत की कोशिश है 25% विद्युत नाभिकीय ऊर्जा से बनाने की। तो अगर वो चीज़ें नहीं करेंगे, एनर्जी का मेंबर नहीं बनेंगे, तो हमारी दिक्कतें आएंगी। इसलिए भारत 1990s से ही, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से ही भारत क्या कर रहा है, उससे पहले ही, है ना, नाभिकीय इस आपूर्ति समूह का सदस्य बनने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें आसानी से क्या होगा, इसकी नवीनतम और सबसे कुशल प्रौद्योगिकी, परमाणु प्रौद्योगिकी तब पहुंच होगी, आसानी से हो जाएगी, आसानी से इस तरह की तकनीकियां हम पा जाएंगे। दूसरा कह रहा है स्वतः ही परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि का सदस्य बन जाता है। यानी कहने का मतलब है, अगर आप एनएसजी का मेंबर बन जाते हैं तो आप एनपीटी के मेंबर बन जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाभिकीय अप्रसार संधि के मेंबर नहीं बनेंगे। यहाँ तक कि एनएसजी के मेंबर बनने के लिए आपको ये बोला जा रहा है पहले जाके एनपीटी पर साइन कीजिए, जो हम लोग साइन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि एनपीटी की कुछ ऐसे शर्तें हैं जो भारत की सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है, जिसके बारे में हमने पीछे चर्चा किया हुआ। तो ये चीज़ एकदम उल्टा लिखी गई है, ये गलत है, ये पूरी तरह से सही है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट ही है जो कि सही होगा। आपको आगे ले चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न फिर आपके पेपर में आईएईए पर पूछा गया। अब देखिए, अब आप में से कई विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा, सर ये तो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। सारे लॉजिक हैं इसमें, कोई नहीं कह रहा कि रिसेंटली आईएईए का कुछ आर्टिकल आया है क्या, रिसेंटली आईएईए इस साल में कुछ न्यूज़ में रहा है क्या, नहीं, ये एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा है आईएईए का क्या है। प्रॉब्लम ये कि आप आईएईए पढ़ ही नहीं रहे। ठीक है, आइए इधर आइएगा, जाके देखेगा चैप्टर नंबर 5, मैंने इसलिए न्यूक्लियर डिप्लोमेसी कूटनीति लिखा, जहाँ देखिए इतने सारे प्रश्न आपको दिख रहे हैं। ठीक है, एक प्रश्न आता तो कहते मैं गलती से आ गया, और 2 या 3 आ रहे हैं तो ये जान लीजिएगा यूपीएससी की आदत है। उसके बाद भी अब इन चीज़ों को ठीक से नहीं पढ़ते हैं तो दोस्त यूपीएससी की गलती नहीं, गलती आपकी है। और इसमें एक चीज़ और मैं बोलूँगा, इसमें हर चीज़ गलतियाँ आपकी भी नहीं है, क्योंकि कभी किसी ने इन चीज़ों को आपको दिखाया ही नहीं है। ठीक है ना, कभी किसी ने किसी आपको ये चीज़ें दिखाई ही नहीं है, क्योंकि आपको तो ये बोला गया ना, जो टॉपर्स हैं उन्होंने में काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई ऐसा है कि समसामयिकी देख लो चले जाओ। ठीक है, या फिर उन्होंने आजकल काफ़ी लोग बोलने भी लगे हैं, काफ़ी टॉपर्स हैं जो बोल रहे हैं, किताबों के बारे में लिख रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, लेकिन थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन चलो ठीक है, लोगों को अब समझ में आ रहा है। ठीक है, आइए, भारतीय संदर्भ में ये चीज़ कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ अतिरिक्त प्रोटोकॉल, एडिशनल प्रोटोकॉल की पुष्टि करने का क्या नेता आता है। असैन्य परमाणु रिएक्टर आईएईए सुरक्षा उपायों के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल आते हैं।
असैन्य परमाणु रिएक्टर जो है ना, वो सारे के सारे आईए के अंतर आते हैं। ये बात पूरी तरह से सही है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो, इसलिए आते हैं क्योंकि कहीं ऐसा ना हो इन असैन्य परमाणु रिएक्टरों में आपको सैन्य गतिविधि कर रहे हो, इसलिए आईए के एडिशनल प्रोटोकॉल के अंदर वो लोग आकर इन चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं। अगर आपने एक मूवी देखी होगी परमाणु, जॉन अब्राहम एक्टर होते हैं उसमें, इस मूवी के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ था। आपको पता होगा जब भारत जो नाभिकीय परीक्षण कर रहा होता है पोखरण में, उस मूवी में दिखाया होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में भारत ने पिछला नाभिकीय परीक्षण किया था 1998 में। वहाँ पर उनके जासूस जो देश के अंदर घुसे हुए थे आईए के, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम अलाउ करते, हमें पता था ये हमारे आईए के जासूस हैं, फिर भी हम लोगों ने अरेस्ट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि हम आईए को फॉलो करते हैं। तो वही बात कह रहे हैं, असैन्य परमाणु रिएक्टर आईएई सुरक्षा उपायों के अंतर्गत आते हैं। ये बात सही है, क्योंकि देखिए जो सैन्य है वो तो है ही है, वो तो आप कर ही रहे हैं उल्टा सीधा काम, लेकिन असैन्य को भी रखा गया इसलिए क्योंकि इसका कोई मिसयूज ना करें। ये चीज़ पहले ही स्टेटमेंट आपको सही हो गया। आगे के स्टेटमेंट फिर भी पढ़ लीजिए। सैन्य परमाणु प्रतिष्ठान आईएई के निरीक्षण के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल नहीं आएंगे। कौन उनको अलाउ करेगा? सैन्य परमाणु प्रतिष्ठान, ठीक है। देश को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह से यूरेनियम खरीदने के विषयाधिकार प्राप्त होगा, बिल्कुल नहीं है। और देश स्वतः एनएसजी का सदस्य बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन आईएए का तो हम शुरू से मेंबर हैं, आपको पता होगा आईएए के हम बहुत पहले से मेंबर हैं, फिर भी अभी तक हमको एनएसजी के मेंबरशिप बनने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। बहुत अच्छे से वो चैप्टर मैंने पढ़ाया है और उस चैप्टर को मैंने इसी यूट्यूब पर फ्री भी डाला हुआ है, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी। पढ़िएगा ज़रूर, उसको सुनिएगा ज़रूर। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2017 का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में समय समय पर परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। देखो पहली बात बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में तो होता नहीं है ना, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में होता नहीं है। परमाणु शिखर सम्मेलन जो है सबसे पहले ये 2010 में किया गया था, ओबामा जी के समय में लाया गया था, ठीक है। और इसका पूरा कारण था कि नाभिकीय हथियार जो है वो किसी टेररिस्ट के हाथ में नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत हो गया, ठीक है। 2010, और ये 2-2 साल में एक बार होता है, हर 2 साल बाद फिर 2 साल बाद होता है, ठीक है। और ये सबसे पहले ओबामा जी के टाइम में हुआ था, वॉशिंगटन में 2010 से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। दूसरा, उसके बाद अलग अलग कंट्री ने इसको होस्ट किया है, ठीक है। विखंडनीय सामग्री पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का एक अंग है। बिल्कुल यहाँ पे विखंडनीय सामग्री से कोई लेना देना ही नहीं है, यहाँ पर सीधी की सीधी बात है ना। विखंडनीय सामग्री पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ठीक है, इसका आईएए के साथ कोई लेना देना नहीं है। यह पूरी तरह से दुनिया में एक इंडिपेंडेंट बॉडी स्थापित की गई है, जो फिर मैं बोल रहा हूँ कि वही कोशिश कर रहा है इन्हीं चीज़ों के बारे में कि आतंकवादियों के हाथ में किसी भी तरह से नाभिकीय हथियारों को नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वह पूरी दुनिया के लिए, मानव के लिए नुकसान हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार करें। चीन, फ्रांस, भारत, इजराइल और पाकिस्तान उपरोक्त में से कौन से परमाणु हथियार राज्य हैं, मतलब जो परमाणु हथियार रख सकते हैं। जैसा कि परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि, यानी जब एनपीटी लाया गया था उस केसेस में बात करें, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के केसेस में मान्यता प्राप्त है, जिसे आमतौर पर परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी के नाम से जानते हैं। यानी कहने का अभिप्राय सीधा है, किन राष्ट्रों का एनपीटी में छूट की गई है कि वो परमाणु हथियार रख सकते हैं। मैंने आपको सीधा बोला था कुल 5 कंट्री हैं, वही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी हैं, तो यहाँ पर चीन और फ्रांस पूरी तरह से आंसर हो जाएगा। इनको फ्री कर रखा है कि तुम लोग एटम बम रख सकते हो, एटम बम परीक्षण कर सकते हो, क्योंकि तुम लोग वो कंट्री हो जो 1 जनवरी 1967 तक ये काम कर चुके हो। 1968 में ये एनपीटी लाई जाती है और वही 1970s तक आते आते फोर्स में आती है, ठीक है। इसकी भी चर्चा आपको पीछे मैंने नाभिकीय कूटनीति वाले अध्याय में किया हुआ है। अगर आप नाभिकीय कूटनीति अध्याय सुनेंगे मेरा लेक्चर, जो यूट्यूब पर फ्री भी मैंने डाल रखा है एक डेमो वीडियो के फॉर्म में, जिन कोर्सेज को मैं लेकर पूर्वांचल इस ऐप पे आ रहा हूँ, आपको वहाँ वीडियो सुनिएगा, आप देखिएगा, उसके आधे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। भारत, इजराइल, पाकिस्तान, ये सब कंट्रीज ने अभी इसको साइन नहीं किया है, ओके, ये एनपीटी के मेंबर है ही नहीं, ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, नई स्टार्ट संधि चर्चा में रही है, न्यू स्टार्ट पॉलिसी, और यह संधि क्या है, ठीक है। देखिए न्यू स्टार्ट पॉलिसी क्या है, स्टार्ट का पूरा नाम आपको बताऊं, स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी है। इसका पूरा नाम है बच्चा स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, यानी स्ट्रेटजिकली हमें आर्म रिडक्शन की तरफ जाना है, एक ऐसी संधि है जिसे हम स्टार्ट के नाम से जानते हैं। पता है स्टार्ट के अंदर ये कंसेप्ट आया है जिसको हम कहते हैं MT2MW। MT2MW का मतलब होता है मेगा टन से मेगावाट। टन जो इकाई होती है वो भार की होती है, और वाट जो इकाई होती है वो शक्ति यानी इलेक्ट्रिसिटी की या पावर की यूनिट होती है। तो यानी कहने का मतलब है जो अमेरिका होगा, यहाँ देखो, जो रशिया होगा वो यूएस को क्या करेगा, अपने हाई एनरिच यूरेनियम को दे देगा, हाई एनरिच यूरेनियम को दे देगा, जिसमें यूरेनियम के कंसंट्रेशन एनरिचमेंट परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, और उसको कम एनरिच कर यूएस क्या करेगा, विद्युत निर्माण कर लेगा,
ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मैसेज आ रहा है कि जो विध्वंसकारी यूरेनियम के परसेंटेज हैं जो एटम बम में प्रयोग में लाए जाते हैं वो रशिया अमेरिका को दे रहा है, और वही टन वाला यूरेनियम जो बाहर में एटम बम के लिए था उसी को पावर में जनरेट करके वाट यानी पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाने में खर्च किया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं शांति का एक मैसेज है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट ही देखिए सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ के बीच एक द्विपक्षीय रणनीतिक परमाणु हथियार कमी संधि है। आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। MT2MW प्रोविजन भी जो है इसी के अंतर्गत आता है। इसके बारे में आपको नाभिकीय कूटनीति के अध्याय में चीजें मिल जाएंगी। आगे लिए चलते हैं आपको अगले टॉपिक की तरफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑस्ट्रेलियाई समूह ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और वासेनार व्यवस्था नामक MECR में भारतीय सदस्यता का समर्थन करने का निर्णय लिया। उनके बीच क्या अंतर है? फिलहाल देखो 2011 में ये निर्णय लिया गया था, लेकिन आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आपको बता दूं भारत और इन दोनों का सदस्य है। ठीक है, अब यही पर क्वेश्चन में ऑस्ट्रेलिया समूह और वासेनार व्यवस्था पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया समूह मैंने आपको बताया था जो जैविक हथियार और रासायनिक हथियार हैं उनके अगेंस्ट में था, और वासेनार जो था वो डुअल यूज जो गुड्स थे उन सबको कंट्रोल करने के लिए था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया समूह एक अनौपचारिक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य निर्यातक देशों को रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार में सहायता के जोखिम को कम करना है। देखिए अनौपचारिक नहीं है, ठीक है, ये औपचारिक है यानी फॉर्मल है। ठीक है, फॉर्मल ग्रुप है, तो ये यहीं पर गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जबकि वासेनार व्यवस्था OECD के तहत एक समान उद्देश्य रखने वाला औपचारिक समूह एकदम गलत है, ये अनौपचारिक है। अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल है, ये अनौपचारिक है, ये यहाँ पर गलत हो गया क्योंकि ये फॉर्मल ग्रुप है, औपचारिक ग्रुप है। ये क्या औपचारिक ग्रुप है? तो ये था। अच्छा, औपचारिक और अनौपचारिक का मतलब क्या? देखो औपचारिक का मतलब होता है यहाँ पर मेंबर्स आते हैं, ठीक है, और किसी भी चीज़ को यहाँ पर डिसीजन लेते हैं। ये प्रोफेशनल होते हैं, यहाँ प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं, चीज़ों का डिसीजन लिया जाता है, उसके समर्थन में बातें कही जाती हैं। अनौपचारिक में ऐसा नहीं होता, इंडिपेंडेंट कंट्रीज आती हैं, एक दूसरे से डिस्कशन करती हैं, किसी तरह की चीज़ों को अपनाया ज़्यादा नहीं जाता है, यहाँ जाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप अनौपचारिक न होकर औपचारिक है और वासेनार औपचारिक न होकर अनौपचारिक है। तो एक तो ये स्टेटमेंट है जो पूरी तरह से अगला कह रहा है ऑस्ट्रेलिया समूह में मुख्य रूप से एशियाई, अफ्रीकी, उत्तरी अमेरिका देश शामिल है। नहीं दोस्त, सारे ही कंट्री आ रहे हैं, क्योंकि सबको मिलकर जैविक हथियार, रासायनिक हथियार के आगे बात करना है। और वासेनार व्यवस्था के सदस्य मुख्य रूप से यूरोपीय संघ, अमेरिका, ये भी नहीं है। अगर होता तो आज भारत मेंबर कैसा होता? कॉमन सेंस लगाइए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर था मैंने आपको करा दिया, और उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इन वीडियोस को दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, और खासतौर से उन विद्यार्थियों को जो लोग ये कह के छोड़ देते हैं कि करंट अफेयर से क्वेश्चन करिए, साइंस टाइप में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्त, 15 प्रश्न भगवान भरोसे नहीं जा सकते हैं, आपको अपने भरोसे जाना होगा, और अपने भरोसे जाने के लिए आपको मुझे सुनना होगा और किताब पढ़ना होगा। जल्दीबाजी में मत रहिए, ढंग से पढ़िए, किताब पढ़िए, मुझे सुनिए, ढंग से समझिए। ठीक है, और मैं वैसे भी पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं आपको सिखाने ही आया हूँ, मैं आपको सिखा ही रहा हूँ पूरे 20 सालों से। ये मेरे टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फॉलो करना ही करना, अगर आप लिटरली सीरियस एस्पिरेंट है तो यहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए, आपके सारे करंट अपडेट्स वीडियोस यहाँ देता हूँ। साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, क्योंकि नई जनरेशन है सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, मैं भी आपको फेसबुक के पेज पर और इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर मिल जाता हूँ। यूट्यूब चैनल्स है डॉक्टर रविग्रीस क्लासेस ऑब्लिक पूर्वांचल है, जहाँ आपको सारी की सारी क्लासेस मिलती हैं। ओके, पूर्वांचल IAS के एप्लीकेशन पे मेरी क्लासेस हैं जो अवेलेबल हैं। जो पूरी सीरीज़ आप साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर या बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का सुनना चाहते हैं तब पूर्वांचल IAS के एप्लीकेशन पर जाकर देख सकते हैं। मैं आपको एक फेस टू फेस कक्षा भी देता हूं जो पूर्वांचल IAS गोरखपुर में लगातार आपको कक्षाएं दी जा रही पिछले 6 सालों से, और यहाँ पर दिल्ली के अध्यापकों की टीम के द्वारा क्लासेस दी जाती हैं। दिल्ली में आकर रहना ही 2 लाख से ज़्यादा खर्च हो जाता है दोस्त, उसके बाद रहना खाना अलग से फीस के अलावा। तो अगर दिल्ली में 1 साल रह जाते हैं 4 से 5 लाख रुपए खर्च में आप पढ़ाई करते हैं, जबकि घर में रहकर उन्हीं दिल्ली के अध्यापकों के द्वारा जिनके लिए आप 4 से 5 लाख रुपए खर्च करते हैं, घर में ही तैयारी कर सकते हैं। ओके, और मुझे ही पता है पैसे की वैल्यू क्या है, क्योंकि मैं भी बहुत ही सामान्य परिवार से उठकर आया हूँ। बाकी आप सब समझदार हैं, होशियार हैं, उन्हीं अध्यापकों को सुनने के लिए आप हाई फाई इंस्टीट्यूशन में जाते हैं जिनको मैं गोरखपुर में लाकर आपके सामने क्लासेस दिलाता हूँ। ये किताब है जो विज्ञान प्रौद्योगिकी की अवेलेबल है, जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इसी किताब से आपके पेपर में सीधे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे सोल्यूशंस में भी आपको ये लिखा मिल जाता है कि रफीक रेड्डी की किताब से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में भी आपको ये किताबें रिकमेंड की जाती हैं, जबकि उनके यहाँ मैं क्लासेस नहीं लेता हूँ। अमूमन मैक्सिमम जगह इंस्टीट्यूशन में मैं खुद क्लास ले ही रहा हूँ। मेरे कोर्सेज इस समय दिवाली ऑफर पे आपको मिल जाते हैं, इसे मिस मत कीजिएगा। ये 799 का ऑफर कोर्स है जो 2999 में दिया जा रहा है, और 30 अक्टूबर तक ध्यान रखिएगा
जब भी आप कोर्स ले लें इतना जल्दी आपके लिए अच्छा है। पूर्वांचल है, इस ऐप पर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, मोबाइल और टैब पर आप इन सारी क्लासेस को देख सकते हैं। किताबें सारी की सारी इस कोर्स में कवर की गई हैं। ये आपका QR कोड है, इसको सीधा स्कैन करके भी आप सीधा ऐप पे जा सकते हैं। बाकी इतना ही बोलूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास। PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद। पूर्वांचल IAS भारत में सिविल सेवा में सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाले डॉक्टर रवि अग्रहरि एंड टीम अब गोरखपुर में भी। पूर्वांचल IAS, पेडलीगंज, इंदिरा नगर, गोरखपुर।